अध्याय 1 दूसरे लोक में पुनर्जन्म। यान साम्राज्य की राजधानी में एक किराए के अपार्टमेंट में वानतेन ने अपने फोन पर राक्षस और देवताओं की कहानियां नामक उपन्यास पढ़ने में मग्न था। अचानक एक संदेश आया। वानतेन ने अनिच्छा से उपन्यास नीचे रखकर संदेश लिखा, महोदय पुरस्कार जीतने पर बधाई। संदेश पढ़ते ही वह बेहोश हो गया। ये कहां है? मेरा सिर बहुत दुख रहा है। वानतेन ने चारों ओर देखा और पाया कि वही कवच के अंदर था। कवच के केंद्र में शैतानी ऊर्जा से भरी एक तलवार थी। पवित्र दानव तलवार, दानवों और देवताओं की कहानियां नामक उपन्यास से परिचित होने के कारण उसने इसे तुरंत पहचान लिया। दिन सही उत्तर देने के लिए मेजबान को बधाई। अजय खलनायक प्रणाली जबरदस्ती बाध्यकारी हो रही है। क्या आप बाध्यकारी होना चाहते हैं? मेजबान वानतेन ने मन ही मन शिकायत की। यह मुझे खलनायक बनाने की कोशिश कर रहा है। अब उसे यकीन हो गया था कि उसने पुनर्जन्म का अनुभव कर लिया है। अगर आपने सूर का मांस नहीं खाया है तो क्या आपने कम से कम इस सूर को दौड़ते हुए नहीं देखा है? वानतेन ने अपनी सोच को बदला और बाध्यकारी होने का विकल्प चुना। दिन बाइंडिंग सफल, बस इतना ही। सिस्टम सिस्टम यहाँ से निकलो। वानतेन ने गुस्से से कहा। माफ कीजिए मेजबान, मैं भी अभी सिस्टम बेंगलुरु से आया हूँ। आप मेरे पहले मेजबान हैं और मुझे अभी यहाँ के कामकाज की जानकारी नहीं है। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ मेजबान। दिन मेजबान को एक न्यूबी गिफ्ट पैक उन्नत संस्करण देकर मुआवजा दिया गया। खोलो खोलो। वानतेन अंदर ही अंदर उत्साहित था। आखिरकार यह एक शुभ अनुभव की दुनिया थी। शक्ति के बिना कोई केवल दूसरों की दया पर निर्भर रह सकता है। पहले शक्ति बढ़ाओ, पहले जीवित रहो, फिर बात करो। वानतेन का मन स्पष्ट था। सिस्टम प्राप्त करने मात्र से वह अहंकारी नहीं हुआ था। किसी को कभी कम मत समझो। ये वानतेन का मामलों को संभालने का सिद्धांत था। यह एक वास्तविक दुनिया थी। उपन्यास की कहानी केवल एक संदर्भ के रूप में काम कर सकती थी। सावधानी ही सुरक्षा की जननी है। दिन मेजबान को लौकिक दानव आत्मा पुस्तक प्राप्त करने के लिए बधाई। दिन मेजबान को दिव्य रैंक दानव आत्मा पैट्रिक ड्रैगन प्राप्त करने पर बधाई। दिन मेजबान को ग्रैंड मिस डिसीजन साधना तकनीक प्राप्त करने पर बधाई। सिस्टम मेरा व्यक्तिगत पैनल खोलें। नाम वानतेन, आयु 13, साधना तकनीक ग्रैंड मिस डिसीजन दानव आत्मा पैट्रिक ड्रैगन खजाने लौकिक दानव आत्मा पुस्तक खलनायक अंक 0। जैसा कि उम्मीद थी, अभी भी बेहद कमजोर, लेकिन सौभाग्य से सिस्टम मौजूद है। वानतेन ने खुद को दिलासा दिया। वानतेन पालथी मारकर बैठ गया और ग्रैंड मिस के निर्देशानुसार साधना शुरू कर दी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में आसपास की शैतानी ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित कर सकता था। सिस्टम ये सब क्या हो रहा है? मैं आसपास की शैतानी ऊर्जा को सोखकर साधना कैसे कर पा रहा हूँ? हाँ हाँ, ये सिस्टम की तरफ से होस्ट के लिए एक छोटा सा इनाम है। कैसा लगा? कमाल है ना? हम बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये सिस्टम अभी भी बहुत उपयोगी है। इसने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। आपको ये समझना होगा कि मैं अभी भी कमजोर हूँ। साधना के लिए मुझे स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिलते? अगर मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता तो पता नहीं उसमें कितना समय लगता। अब मुझे साधना की समस्याओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटे बाद वानतेन ने अपने आत्मसागर से निकलने वाली आत्मशक्ति को महसूस किया। वह कहां से प्रथम सितारा स्तर तक पहुंच चुका था। ग्रैंड मिस डिसीजन सचमुच शक्तिशाली था। इस प्रणाली के अनुसार यदि कोई ग्रैंड मिस डिसीजन का अभ्यास करके उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वह अमर हो सकता है और स्वर्गीय मार्ग को पार कर सकता है। अब मुझे आत्मरक्षा की कुछ क्षमता मानी जा सकती है। सिस्टम क्या मैं सीधे दानव आत्मा के साथ संलग्न कर सकता हूँ? वानतेन ने सिस्टम से संपर्क किया। होस्ट ये सिस्टम आपको सीधे जोखिम मुक्त फ्यूजन करने के लिए 500 पॉइंट्स खर्च करने का सुझाव देता है। बेशक चूंकि होस्ट के पास अभी कोई पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ये सिस्टम अपनी शक्ति का उपयोग करके होस्ट को अस्थायी रूप से पॉइंट्स उधार दे सकता है, लेकिन इस पर 10% मासिक ब्याज लगेगा। इसे करना है या नहीं, ये होस्ट की मर्जी है। कितने बेईमान हो, क्या आप इसे थोड़ा कम नहीं कर सकते? मैं इस समय बिल्कुल कंगाल हूं। वानतेन रोते हुए बोला। नहीं स्वामी जी, ये सिस्टम बेंगलुरु का नियम है और यह मेरे प्रदर्शन मार्गों से भी संबंधित है। मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। सिस्टम मेरे लिए फ्यूजन करो। बस अपने तथाकथित सिस्टम बेंगलुरु के नियमों का पालन करो। अब ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी है। वानतेन ने मन ही मन सोचा और वह सिस्टम बेंगलुरु के अत्याचार के आगे अस्थायी रूप से ही झुक सकता था। दिन मेजबान को बधाई, फ्यूजन सफल रहा। वर्तमान रेंज 500 अंक। मैं जन्म से ही कर्मठ हूं। किसने सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद भी सिस्टम बेंगलुरु मेरा शोषण करेगा? ठीक वैसे ही जैसे स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आकर्षक पुरुष और सुंदर महिलाएं जिनका जीवन हर दिन शोषण करता है। शिकायत करने के बाद वानतेन ने मूल मालिक की यादों को खंगाला। जब तक उसने देखा नहीं तब तक उसे पता नहीं था और जब उसने देखा तो वह चौंक गया। मूल मालिक वास्तव में ऋषि सम्राट का इकलौता पुत्र था। सिस्टम बाहर आओ। क्या बात है होस्ट? क्या ऋषि सम्राट की कोई संतान नहीं है? तो फिर यह सब क्या है? ये सिस्टम अजय खलनायक सिस्टम है। होस्ट के लिए पहचान स्थापित करना आसान है। कैसा लगा होस्ट? क्या आप संतुष्ट हैं? अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो क्या आप इसे वापस बदल सकते हैं? हालांकि सिस्टम ने बेपरवाही से जवाब दिया। इस पहचान के साथ मैं ठीक से साजिश रच सकता हूं। नीली असफलता का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। वानतेन ने खलनायक की खास हंसी हंसी। अध्याय 2 दिव्य दानव संत का आया। 3 दिन बाद वानतेन साधना से जागा। वह कहां से शिखर पर था? रजत शिखर से बस एक कदम दूर। दिव्य दानव संत का शरीर वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। दिव्य दानव संत काया यह मूल स्वामी की काया थी। ये समान लोग के लोगों में अजय थी जो राक्षसी ऊर्जा को परिष्कृत करने और दूसरों की साधना को भस्म करने में सक्षम थी। किसी भी तकनीक का अभ्यास करते समय समझने की गति दोगुनी हो जाती थी और राक्षसी तकनीक का अभ्यास करने की गति तो और भी अधिक होती थी। युद्ध में जितना अधिक समय तक वह लड़ता था उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता था और वह एक अद्वितीय क्षेत्र बना सकता था जो याव जाति के लोगों को दबा देता था। वंशानुक्रम जितना ऊंचा होगा, पद और साधना की तीव्रता जितनी अधिक होती थी उतना ही अधिक दमन उन्हें झेलना पड़ता था। इस बच्चे की प्रतिभा वाकई असाधारण थी। बिल्कुल, क्या सिस्टम द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता? वह ऋषि सम्राट के अलावा सबसे शक्तिशाली खलनायक था। यहाँ तक कि ऋषि सम्राट भी जब उसके समान स्तर पर थे तो उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। जब ऋषि सम्राट को सील किया गया था तो उन्होंने उसे केवल उसकी रक्षा के लिए यहाँ सील किया था। होस्ट के पैरों के नीचे की फॉर्मेशन और दूर स्थित सेंट एमंड स्वॉर्ड ऋषि सम्राट द्वारा छोड़े गए थे। इस सिस्टम ने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह अभी तक जागृत नहीं हुआ था, होस्ट को उस पर अधिकार करने में मदद की जिससे उसका भाग्य बदल गया। इसके अलावा इस सिस्टम ने होस्ट के लिए दिव्य रहस्यों को बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा ताकि ऋषि सम्राट और उनके अधीनस्थों को इसका कभी पता न चले। मैं तुम्हें थम्स अप देता हूं मेरे सिस्टम। ठीक है होस्ट, अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं दूसरे सिस्टम द्वारा उपहासित नहीं होना चाहता, इसलिए तुम जितने मजबूत होगे मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। तुम मुझे किसी भी कीमत पर दूसरे सिस्टम से हारने नहीं दे सकते। मुझे पता है सिस्टम, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। सिस्टम तुम्हारे पास कौन-कौन से कार्य हैं? जल्दी से मुझे उनके बारे में बताओ। पिछले कुछ दिनों में आसपास कोई खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद वानतेन ने पहली बार गंभीरता से सिस्टम का अध्ययन करना शुरू किया। आखिरकार तुमने मुझसे पूछना याद रखा, तो ये सिस्टम तुम्हें बताएगा। ये सिस्टम सिस्टम अकादमी का एक मेधावी छात्र है। मेरा पूरा नाम दिव्य रैंक खलनायक सिस्टम है और मेरा लक्ष्य होस्ट को सबसे शक्तिशाली खलनायक बनने में मदद करना, नायक को हराना और जीवन की शिखर तक पहुंचना है। इस सिस्टम के दो मुख्य कार्य हैं, मॉल और मिशन। मॉल में मौजूद वस्तुओं का आदान-प्रदान विलेन पॉइंट्स का उपयोग करके किया जा सकता है। मुख्य मिशन है कि होस्ट हर संभव तरीके से नायक पर हमला करे जिससे वह हर दिन शिखर रहने को मजबूर हो जाए। होस्ट अपनी शक्ति बढ़ाकर विलेन पॉइंट्स भी अर्जित कर सकता है, इसलिए इस सिस्टम की ताकत पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करती है। सिस्टम क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और सिस्टम मॉल को पहले से खोल सकते हैं? ये संभव नहीं है ना? यह नियमों का उल्लंघन लगता है। सिस्टम बेंगलुरु द्वारा मुझ पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या आप सिस्टम अकादमी के मेधावी छात्र नहीं हैं? आपको कुछ विशेषाधिकार तो मिलने ही चाहिए, है ना? क्यों ना आप जाकर सिस्टम बेंगलुरु से इस बारे में बात करें? ठीक है, आपकी मेहनत को देखते हुए ये सिस्टम जाकर सिस्टम बेंगलुरु से इस बारे में चर्चा करेगा। होस्ट आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। हाँ होस्ट, मैं वापस आ गया हूँ। सिस्टम बेंगलुरु के लोग मान गए हैं। अरे इतनी जल्दी आपने उन्हें कैसे राजी किया? होस्ट मैं आपको बताने से नहीं डरता। सिस्टम बेंगलुरु के निदेशक मेरे पिताजी हैं। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और मान गए। कैसा लगा होस्ट? अगर मेरे पिताजी न होते तो मैं काम पर देर से आने की हिम्मत कैसे करता? सिस्टम खुद से कहता रहा। अच्छा, मैं मेजबान के तौर पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुम लोग काम चोरी कर रहे हो। जल्दी से मुझे मुआवजा दो वरना मैं जमीन पर लेट जाऊंगा। जान पहचान वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात होने पर उसे पैसे खरीदने ही थे। अंत में वानतेन और सिस्टम के बीच लंबी कहासुनी के बाद वानतेन अपने कर्ज माफ करवाने में सफल रहा और उसने मुफ्त में 20,000 विलेन पॉइंट्स भी हासिल कर लिए। मुफ्त में चीजें पाना कितना संतोषजनक होता है, वानतेन ने मन ही मन सोचा। उसी बीच उसका मन पछतावे से भर गया। मेरी जेब खर्च, पत्नी के लिए मेरी बचत, मेरा वो छोटा सा खजाना जिसे मैंने इतनी मेहनत से बचाया था। दुर्भाग्य से मेरी कमजोरी वानतेन के हाथों पकड़ी गई। मुझे बस अपना स्वाभिमान निगलना होगा, वरना अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो मुझे प्यार भरी शिक्षा जरूर मिलेगी। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, एक बेचारे सिस्टम को परेशान मत करो। मैं अपना बदला जल्द ही ले लूंगा। सिस्टम ने बुदबुदाया। अध्याय 3 सिस्टम मॉल। सिस्टम अब गुस्सा मत करो। कोई जवाब नहीं। वानतेन एक बार फिर नाकाम हो गया। ये सिस्टम लड़की की तरह क्यों बर्ताव कर रहा था? कितना तुच्छ था। बस कुछ विलेन पॉइंट्स की बात थी, पैसा तो बस दुनियावी संपत्ति है। ये क्यों नहीं समझ पा रहा? छोड़ो इसे, मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। साधना का समय आ गया है। लोहे पर प्रहार करने के लिए शरीर कठोर होना चाहिए। मैं दिलाई नहीं बरत सकता। ये कहते हुए वो साधना में लीन हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीमती पैसे चुराने की? बदमाश, बस देखते रहो। सिस्टम स्पेस के अंदर छोटा सिस्टम एक गुड़िया को मुक्के और लात मार रहा था। क्या ये बच्चा सचमुच साधना कर रहा है? ये तो काफी मेहनती है। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। सिस्टम कसम खाता है कि ये आखिरी बार है। सिस्टम ने मन ही मन खुद को समझाया। लिटिल टेन, क्या तुम वहां हो? हम सिस्टम ने जवाब दिया। लिटिल टेन, ये क्या बकवास है? मैं कब से लिटिल टेन बन गया? बिल्कुल नहीं, मुझे लिटिल टेन नहीं कहा जाएगा। सिस्टम तुम बेहतर हो। तुम्हारी मेहनत देखकर यह सिस्टम तुम्हें माफ कर देता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यह आखिरी बार है। अगली बार ये सिस्टम तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। सिस्टम ने उसे माफ करते हुए और साथ ही धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी जैसे गुस्सैल स्वभाव के सामने तो एक लड़की भी ज्यादा उदार होती है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार धोखा दिया था। हालांकि वानतेन जानता था कि अभी व्यवस्था को नाराज करने का समय नहीं है क्योंकि उसे अभी भी उस पर निर्भर रहना था, इसलिए उसने चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। गहन चर्चा और विचारों के विस्तृत आदान-प्रदान के बाद प्रणाली की एक तरफा अनुचित शर्तें।
पार्टी ए सिस्टम पार्टी बी मानते अनुच्छेद 1 दोनों पक्षों की निजी संपत्ति उल्लंघनीय है पक्ष बी को छोड़कर। अनुच्छेद 13 दोनों पक्षों की संपत्ति दोनों पक्षों द्वारा रखी जाएगी पक्ष बी को छोड़कर। अनुच्छेद 14 दोनों पक्षों को संपत्ति का विभाजन करने का अधिकार है पक्ष बी को छोड़कर। अंतिम कथन ये प्रणाली खुली निष्पक्ष और न्यायसंगत है और इन शर्तों से ऊपर रहने का अधिकार रखती है। मान 3 ने चुपचाप शर्तों पर हस्ताक्षर किए और मन ही मन कसम खाई। वह न केवल सिस्टम के सारे विलिंग पॉइंट्स रख लेगा बल्कि पाठकों की गंदे पैर भी धुलवाएगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो पाठकों को उसे लाइक देने की जरूरत नहीं थी। मान 3 से अपनी इच्छा पूरी करने और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के बाद सिस्टम बहुत खुश था और उसने पहल करते हुए उसे सिस्टम मॉल से परिचित कराया। साधना तकनीकें, खजाने, औषधीय गोलियां, शारीरिक क्षमताएं, वस्तुएं सब कुछ वहां मौजूद था। दोहरी पुतलियां, सर्वोच्च अस्थि, अष्टम कला, 3000 बिजली की गति, अराजक शारीरिक क्षमता, ये सब मेरे हैं। मान 3 का दिल खुशी से खिल उठा। इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, देखते हैं इस बार ये क्या कमाल करता है। सिस्टम ने मान 3 के मूर्खतापूर्ण हाव-भाव को घृणा से देखा और सामानों की कीमतें छुपाना बंद कर दिया। इससे मान 3 का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यह सबसे सस्ती चीजों की कीमत भी 10,000 से ज्यादा थी। उसकी सारी संपत्ति सिस्टम के पास थी। क्या यह उसके साथ खिलवाड़ नहीं था? शायद उसे सिस्टम से कुछ उधार लेना चाहिए, लेकिन मान 3 ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ये कैसा मजाक है? अगर वह सिस्टम से भीख मांगने जाता है तो कौन जाने सिस्टम उसका क्या मजाक उड़ाएगा। मान 3 को लगा कि वह इस तरह अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। मान 3 मॉल में घूमता रहा। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे वो चीज मिल गई जो वह चाहता था। यही तो चाहिए था। अपनी जरूरत की चीज पाकर मान 3 बेहद खुश था और उसके मन में एक योजना बनने लगी। हालांकि योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए उसे सिस्टम से कुछ पुष्टि करनी बाकी थी। अच्छी व्यवस्था, मेरा एक सवाल है, आशा है आप इसका जवाब जरूर देंगे। मान 3 ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। उसकी अभिनय क्षमता वाकई उत्कृष्ट थी। कोई चारा नहीं था, जब किसी के घर में रहना हो तो झुकना ही पड़ता है। अगर यह योजना सफल हो गई तो मान 3 जरूर बुलंदियों पर पहुंच सकेगा और आजादी का गीत गा सकेगा। उसकी चापलूसी देखकर सिस्टम भले ही थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने उसके प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे दिया। उत्तर प्राप्त करने और एक रात की साधना के बाद मान 3 ने अंततः रजत रैंक में सफलता प्राप्त कर ली। अब अपनी योजना शुरू करने का समय आ गया है। आखिरकार मुझे अब यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, मान 3 ने सोचा। अध्याय 4 शर्त। छोटी टेन, तुम किस बात पर हंस रही हो? सिस्टम को आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिटिल टेन कहने की? बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी रुला दूंगा। मान 3 ने सिस्टम के सामने चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। मेरे प्यारे सिस्टम, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त है? सीधी सीधी बता दो, मुझे वो बनावटी मुस्कान मत दो, मैं दोबारा उसके झांसे में नहीं आऊंगी। इस झांसे में आ जाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। मान 3 मन ही मन बड़बड़ाया। देखो तुम कितने दूर दूर रहते हो, तुम अब तक की सबसे बेहतरीन सिस्टम हो जिसे मैंने देखा है। तुम मेरे भाई जैसे हो, मेरे दूसरे माता पिता जैसे। मान 3 ने बेशर्मी से सिस्टम की चापलूसी की। उसे अपनी इज्जत खोने की परवाह नहीं थी। अपनी ताकत बढ़ाने के आगे इज्जत क्या मायने रखती है? रुको रुको रुको, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या छोटी टेन का स्वभाव बदल गया है? सिस्टम ने मन ही मन सोचा। मुझे सोचने दो, मैं आजकल बहुत सतर्क रहा हूं और मैंने उसे फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। मैं देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तो बस एक शर्त है। सिस्टम इससे सहमत है। अब अपना चेहरा छुपा लो, ये शर्मनाक है। ठीक है, सिस्टम को सहमत देखकर मान 3 इतना खुश हुआ मानो उसने लॉटरी जीत ली हो। ये तो पक्की जीत थी। अगर मैं इस गेट की सारी पंख नोच कर इसे गंजा न कर दूं तो मेरा नाम मान नहीं है। आप किस तरह शर्त लगाना चाहते हैं? सिस्टम ने पूछा। अगर मुझे सही याद है तो मेरा मिशन टेम्पलेट अनलॉक हो गया है ना? मान 3 ने सवालिया अंदाज में जवाब दिया। ये तो खुला ही है, इसका शर्त से क्या लेना देना है? छोटा 3 आखिर क्या साजिश रच रहा है? छोड़ो, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस बार ये सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि तुम सब कुछ खो दो, यहां तक कि अपने अंडरवियर तक। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपातकालीन स्थिति में मुझे कुछ विलिंग पॉइंट्स उधार चाहिए। मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे उधार देंगे तो मैं 3 दिनों के भीतर तुम्हें लौटा दूंगा। वरना मेरी जान आपकी है, आप जो भी कहेंगे मैं बिना सवाल किए मानूंगा। सोच समझकर कर लीजिए। क्या ऐसा कोई सौदा है? ठीक है, तुमने ही तो यह चाहा था, इसलिए मुझे दोष मत दो। मेरे सेवक बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं टेन, सिस्टम ने मन ही मन प्रसन्नता से सोचा। हालांकि ऊपरी तौर पर उसे अभी भी दिखावा करना था। ये ठीक नहीं लग रहा। सिस्टम ने ऐसा भाव दिखाया मानो वह निर्णय लेने में असमर्थ हो, मानो वह मान 3 के हितों की रक्षा कर रहा हो। जो व्यक्ति इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, वह आसानी से इसके झांसे में आ सकता था। सिस्टम को जाल में फंसे देख मान 3 ने मौके का फायदा उठाया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। मान 3 ने पूरी ईमानदारी से कहा। उसका ये भाव देखकर सिस्टम को लगभग अपराध बोध हुआ। कितना अच्छा नन्हा 3 है, मैं सचमुच भावुक हो गई। शर्त हारने के बाद मैं उसके साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं बहुत दयालु हूं। जल्द ही मान 3 ने सफलतापूर्वक 50,000 विलिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए और सिस्टम के साथ चुए का अनुबंध कर लिया। सिस्टम ने उस शर्त को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जिसमें हारने पर उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाने का प्रावधान था। ये तो एक मजाक ही था। समय, स्थान और तालमेल जैसी सारी सुविधाएं उसके पक्ष में थी, उसके हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मान 3 ने और कुछ कहने का समय बर्बाद नहीं किया। उसने सिस्टम मॉल खोला और एक लक पोषण और एक फैमिली समेंटिंग कार्ड खरीदा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लक पोषण 2 घंटे की अवधि के लिए किसी व्यक्ति के भाग्य में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। परिवार बुलाने का कार्ड, ये कार्ड उपयोगकर्ता को एक परिवार को बुलाने में मदद करता है। उपयोगकर्ता को उस परिवार में स्वतः ही एक पहचान मिल जाती है। वह बुलाने का स्थान निर्दिष्ट कर सकता है और उससे संबंधित यादें स्वतः ही उसमें समाहित हो जाती हैं ताकि दूसरों को कुछ भी असामान्य न लगे। संबंधित कार्ड के निर्देशों को देखकर मान 3 को पता चला कि बुलाए गए परिवार की शक्ति पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती है। उच्चतम संभव संबंध लीजेंड ग्रेड का था, जबकि निम्नतम केवल ब्रॉन्ज ग्रेड का न्याय था। इसके अलावा लीजेंड ग्रेड शक्ति को बुलाने की संभावना मात्र 1% थी, इसलिए यह इतना सस्ता था, ये बात समझ में आती थी। हालांकि अब इसका उपयोग मान 3 कर रहा था। मान 3 ने सबसे पहले लक पोषण का इस्तेमाल किया और तुरंत ही उसे अपने भाग्य में जबरदस्त उछाल महसूस हुआ। फिर उसने बेसब्री से संबंधित कार्ड निकाला। उसी क्षण उसके मन में एक रूलिट का दृश्य प्रकट हुआ। घुमाओ, मान 3 ने मन ही मन कहा। उसने देखा कि पॉइंटर धीरे-धीरे धीमा होता गया और अंत में लीजेंड लेखित क्षेत्र में आकर रुक गया। यह एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 5 प्रस्थान और नई प्रणाली के कार्य। सिस्टम, मेरे बचे हुए सभी विलिंग पॉइंट्स का उपयोग करके फैमिली समेंटिंग कार्ड का इस्तेमाल करो और समेंटिंग लोकेशन को ग्लोरी सिटी पर सेट करो। दिन सफल आह्वान के लिए मेजबान को बधाई। आखिरकार सफलता मिल ही गई। इतनी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मान 3 ने राहत की एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हालांकि इससे भी बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। दिन मेजबान लीजेंड रैंक पावर प्राप्त करने के लिए बधाई, उन्हें 1000 विलिंग पॉइंट्स से पुरस्कृत किया गया है। दिन मूल कहानी पर जबरदस्त प्रभाव डालने के लिए मेजबान को बधाई, उन्हें 1000 खलनायकन से पुरस्कृत किया गया। इतना बड़ा अवसर, मैंने तो बस एक लीजेंड रैंक की शक्ति का आह्वान किया था और मुझे इतने सारे विलिंग पॉइंट्स मिल गए। लेकिन ध्यान से सोचने पर ये बात समझ में आती है। ग्लोरी सिटी मुख्य किरदारों का गढ़ है और यहाँ कई अवसर मौजूद हैं, इससे मुझे बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शुरू में तो मैं बस एक वैध पहचान चाहता था, इसलिए यह एक अप्रत्याशित बोनस है। अब मैं सब कुछ ठीक से प्लान कर सकता हूँ। नीली, अपने आखिरी पलों का आनंद लो। हाँ हाँ हाँ। होस्ट, हंसना बंद करो, तुम्हारी हंसी बहुत खराब लग रही है। सिस्टम की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। सिस्टम, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? तुम हार गए थे। अच्छे बच्चे बनो और अपना वादा पूरा करो। मान 3 ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसका मूड बहुत अच्छा था। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिस्टम ने मान 3 के सामने अनजान बनने का नाटक किया और मामले को दबाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मान 3 ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ये तो एक मजाक है। मान 3 ने कसम खाई थी कि अगर उसने सिस्टम से सब कुछ नहीं लूटा तो वह मानो नाम नहीं रखेगा। इतने लंबे समय से योजना बनाकर आखिरकार इस एक मौके का इंतजार करने के बाद वह इस लालची भीड़ को कैसे जाने दे सकता था? बकवास बंद करो, जल्दी करो। अगर तुमने शर्त लगाई है तो तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। तुम हारने पर बुरा नहीं मानोगे, है ना? क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी नहीं छोड़ सकते? सिस्टम ने अंतिम प्रयास करते हुए पूछा। आप क्या सोचते हैं? मान 3 ने सिस्टम से बेरहमी से 1000 विलिंग पॉइंट्स और निकाल लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सपनों से हंसते हुए जाग जाएगा। दूसरी ओर सिस्टम, जिसका बटुआ मान 3 ने एक बार फिर खाली कर दिया था, ये सोच रहा था कि काश उसे पश्चाताप की दवा मिल जाती अगर ऐसी कोई चीज होती। सिस्टम जितना इसके बारे में सोचता उतना ही गुस्सा होता जाता, मानो नहीं वाला हो। वह घिनौना छोटा 3 अपने आकर्षक चेहरे और शालीन स्वभाव के साथ अपने कार्यों में इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या उसे नहीं पता कि यह सारा पैसा मिला था? इस समय सिस्टम की जेबें मान 3 के चेहरे से कहीं ज्यादा साफ थीं। सिस्टम की स्थिति देखकर मान 3 ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया और संबंधित कार्ड से संबंधित यादों को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 3 लीजेंड रैंक दानव आत्मावादी, दर्जनों ब्लैक गोल्ड रैंक दानव आत्मावादी, सैकड़ों स्वर्ण रैंक दानव आत्मावादियों और बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्टों के साथ परिवार द्वारा नियंत्रित दानव आत्मावादियों की कुल संख्या 3000 तक पहुंच गई, जिससे ग्लोरी सिटी के 4 शीर्ष परिवारों में सबसे आगे हो गया। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, ये खलनायक अच्छे से खर्च किए गए। इसके बाद मान 3 ने मॉल में खरीदारी शुरू की। 3000 विलिंग पॉइंट्स में से थोड़ी देर बाद केवल 500 ही बचे थे। अपने हाथ में मौजूद बैलेंस को देखकर मान 3 ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे विलिंग पॉइंट्स हासिल करने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा। यही सोचते हुए मान 3 ने एक बार फिर सिस्टम की ओर देखा, मानो उसे एक बार फिर धोखा देने के लिए तैयार हो। मान 3 की निगाहें देखकर सिस्टम ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। क्या मैं सच में इतना डरावना हूं? सिस्टम ने सिर हिलाया और मान 3 को वहीं हैरान परेशान खड़ा छोड़ दिया। सिस्टम, क्या आपके पास विलिंग पॉइंट्स हासिल करने के कोई नए तरीके हैं? मान 3 ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मेरे पास विलिंग पॉइंट्स फिर से कम पड़ गए हैं, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरी मदद करो। मान 3 ने कुछ झिझकते हुए कहा।
सिस्टम भी कमजोर नहीं था और उसने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया। ठीक है, एक तरीका है, मैं सिस्टम मयूरों से रिसाइकलिंग फंक्शन चालू करवा सकता हूं। हम इस दुनिया से वस्तुओं को रिसाइकल करके सिस्टम मयूरों को बेच सकते हैं और बदले में विलिंग पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बंटवारे के बारे में आप समझते हैं ना? जब वान तीन को पता चला कि कोई रास्ता है, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिस्टम से मुलभाव करने लगा। सिस्टम की आवाज ने सुझाव दिया 50-50 का बंटवारा। वान तीन ने जवाब दिया बहुत ज्यादा, बिल्कुल नहीं। सिस्टम ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा 60-40। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 35-70। वान तीन ने सिस्टम के सामने अपनी उंगलियां उठाते हुए कहा। कुछ देर विचार करने के बाद सिस्टम ने सहमति जताते हुए कहा ठीक है, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। अब हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। वान तीन की आवाज गूंज उठी। अध्याय 6 पूर्वज ड्रैगन दानव आत्मा। 3 दिन बाद पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला में एकाग्रता प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि वान तीन था। इस समय वान तीन ने सोने का कवच पहन रखा था। ये पवित्र ड्रैगन युद्ध कवच था जिसे उसने सिस्टम मॉल से खरीदा था। इस कवच की सबसे बड़ी खासियत इसकी उच्च रक्षा और गति थी। यह मत पूछिए कि वान तीन ने इसे क्यों खरीदा। अगर आप पूछेंगे तो जवाब होगा मृत्यु का भय। वान तीन के आसपास का इलाका इस समय अस्त-व्यस्त था। चारों ओर एक दर्जन से अधिक याव राक्षसों के शव बिखरे पड़े थे। वान तीन चमकती आंखों से याव क्रिस्टल इकट्ठा करने में व्यस्त था। वह शवों को भी नहीं छोड़ रहा था। वान तीन ने कहा कि वह भी ऐसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब पैदा हुआ था और उसके पास संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संग्रह पूरा करने के बाद वान तीन को पता चला कि वो मुसीबत में है। उसे ब्लैक गोल्ड रैंक मिल गया है। बर्फीला विशालकाय बंदर। एक ब्लैक गोल्ड रैंक पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला में बर्फीली तूफान वाले विशालकाय बानर को एक शक्तिशाली जीव माना जा सकता है। इस प्रकार के याव जीव का शरीर बेहद ताकतवर होता था और वे हवा और बर्फ को नियंत्रित कर सकते थे। इनमें से जो अधिक शक्तिशाली थे, उनकी बुद्धि भी मनुष्यों से कम नहीं थी। यही उनकी सबसे भयावह विशेषता थी। वान तीन को युद्ध का अनुभव न होने का पता था, इसलिए उसने पूरी ताकत से बचाव करने और हर बार का जवाब देने की तैयारी कर ली। वहीं बर्फीले विशालकाय बानर को वान तीन से एक तरह का दबाव महसूस हो रहा था, मानो वह किसी शासक का दबाव हो। बर्फीले विशालकाय बानर के लिए यह एक ऐसा खतरा था जिसे उसकी जान ली जा सकती थी। हालांकि अपनी उच्च बुद्धि के कारण वह जानता था कि यदि वह वान तीन के शरीर में मौजूद रक्तवंश को परिष्कृत कर ले, तो उसका अपना रक्तवंश निश्चित रूप से उच्च स्तर तक विकसित हो जाएगा। मनुष्य और राक्षस एक दूसरे को घूर रहे थे। अंततः बर्फीले विशालकाय बंदर ने बढ़त हासिल करने के लिए पहले हमला करने का फैसला किया और वान तीन पर टूट पड़ा। ये जानते हुए कि उसके और बंदर के बीच अभी भी काफी दूरी है, वान तीन ने निर्णायक रूप से अपनी दानव आत्मा को सक्रिय किया। उसकी आंखों के सामने एक भव्य प्राणी प्रकट हुआ। हिरन जैसे पैर, ऊंट जैसा सिर, खरगोश जैसी आंखें, सांप जैसी गर्दन, सींग जैसा पेट, मछली जैसे शल्क, बाज जैसी हथेलियां, बाघ जैसे पंजे और बैल जैसे कान। ये ठीक वही वान तीन का दानव आत्मा पैट्रिक ड्रैगन था। अपने सामने उस प्राणी को देखकर और अपनी आत्मा की गहराई से उठ रहे दमन को महसूस करते हुए बर्फीले विशालकाय बानर का दृढ़ संकल्प और भी प्रबल हो गया। उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और सीधे वान तीन के चेहरे पर निशाना साधा। वान तीन ने तुरंत चकमा दिया और बानर के हमले का सामना करने के लिए अपनी दानव आत्मा युद्ध तकनीक पैट्रिक ड्रैगन रूपांतरण को सक्रिय किया। पूर्वज ड्रैगन रूपांतरण। दानव आत्मा वादी के सभी गुण अधिकतम 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। वृद्धि जितनी अधिक होगी, आत्मा शक्ति उतनी ही तेजी से खर्च होगी। धमाका, दो मुट्ठियों की टकराने की आवाज गूंजी। दोनों पक्ष कई मीटर पीछे धकेल दिए गए, जिससे जमीन पर गहरे निशान बन गए। बर्फीले विशालकाय बानर का अगला पंजा टूट गया, जबकि वान तीन की हथेली फट गई। इस लड़ाई में वान तीन को थोड़ा सा फायदा था। उसका टूटा हुआ पंजा देखकर बर्फीला विशालकाय बंदर भयंकर क्रोधित हो उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा इंसान इतना मुश्किल होगा, इसलिए उसने वान तीन पर हमला करने के लिए विशालकाय पवन तलवार बनानी शुरू कर दी। धड़ाम, विशाल पवन बल ने वान तीन पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही आसपास का धुआं छटा, बानर ने देखकर दंग हो गया कि वान तीन का पूरा शरीर सुनहरे शिल्पों से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से सुरक्षित था, बल्कि उसके शरीर की आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो रही थी। तुम्हारे पास और क्या है? मुझे सब कुछ दिखाओ। ये जानते हुए कि बर्फीले विशालकाय बंदर को उसकी बात समझ आ जानी चाहिए, वह उसे उकसाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सब उसकी दानव आत्मा युद्ध तकनीक पैट्रिक ड्रैगन पवित्र सम्राट ढाल की बदौलत संभव हुआ था। पूर्वज ड्रैगन पवित्र सम्राट ढाल। पूर्वज ड्रैगन की खास से ढका पूरा शरीर एक ढाल बनाता है, जो समान स्तर या उससे निचले स्तर के दानव आत्माओं के सभी हमलों को परावर्तित करता है। समान स्तर से ऊपर के दानव आत्माओं के लिए यह आदि नुकसान को परावर्तित करता है और दानव आत्मा की आत्मा शक्ति का 30% पुनर्स्थापित करता है। ये देखकर बर्फीले तूफान वाले विशालकाय बंदर को यह एहसास कैसे नहीं हुआ कि वह इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, यही रुकना बेहतर है। पैट्रिक ड्रैगन डोमेन। वान तीन की आवाज बंद हो गई। बर्फीले विशालकाय बानर ने अपनी शक्ति में भारी कमी महसूस की। पैट्रिक ड्रैगन डोमेन का प्रभाव दिखने लगा था। पैट्रिक ड्रैगन डोमेन आसपास के क्षेत्र को सील कर देता है, जिससे स्वयं की शक्ति 20% बढ़ जाती है और शत्रु की शक्ति 20% कम हो जाती है। ड्रैगन प्रकार के दानव आत्मा या ड्रैगन वंश से संबंधित आत्माएं वंशानुक्रम 30% तक कमजोर हो जाता है। पैट्रिक ड्रैगन डोमेन के अंदर बर्फीले विशालकाय बानर के पास सचमुच भागने की कोई जगह नहीं थी। उसे वान तीन को निशाना बनाने का पछतावा था, लेकिन अब वो केवल अपनी पूरी ताकत से बचाव कर सकता था। लेकिन यह व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि वान तीन का इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। धमाका, एक भीषण विस्फोट हुआ। बर्फीले तूफान वाला विशालकाय बंदर अपनी अंतिम सांस ले रहा था। वान तीन ने पवित्र ड्रैगन भाला निकाला और एक ही बार में उसके सिर को भेद दिया और बंदर ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अध्याय 7 दादा इमो से मुलाकात। आखिरकार मैंने इसे संभाल लिया। मैं लगभग हार मानने ही वाला था। वान तीन ने अपनी शारीरिक स्थिति का जायजा लिया। उसके अंतर्गत अपनी जगह से हट गए थे और उसकी आत्मशक्ति 30% से भी कम थी। वान तीन ने अपनी किस्मत पर आह भरी। अगर यह बर्फीला विशालकाय बंदर थोड़ा भी ताकतवर होता, तो शायद वह खुद यहाँ पड़ा होता। सिस्टम, जल्दी से जांच करो कि इस बर्फीले विशालकाय बंदर की कीमत कितने मिलियन पॉइंट्स है। 400,000। सिस्टम की आवाज गूंजी। रिसाइकल करो, रिसाइकल करो। 400,000 बहुत ज्यादा है। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। पिछले कुछ दिनों की मेहनत को मिलाकर अब मेरे पास 500,000 मिलियन पॉइंट्स हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्फीले विशालकाय बंदर से लड़ाई के बाद मेरा युद्ध अनुभव काफी बढ़ गया है। ये सचमुच एक भरपूर फसल है। वान तीन ने अपने आसपास का जायजा लिया। कई किलोमीटर तक जहां तक नजर जाती थी, सब कुछ तहस-नहस था। बर्फीले विशालकाय बानर के साथ उसकी लड़ाई की लहरों से कई कांस्य और रजत श्रेणी के याव 20 मारे गए थे। उसके पैरों के पास एक विशाल गड्ढा था, जो 100 मीटर व्यास और 5 मीटर गहरा था, जो उनकी लड़ाई के निशान थे। हालांकि पैट्रिक ड्रैगन ओरेकल ने बहुत कुछ खाया पिया था, फिर भी उसकी शक्ति वास्तव में बहुत जबरदस्त थी। इस प्रकार की शक्ति 3 स्टार ब्लैक गोल्ड श्रेणी के दानव आत्मा वादी के बराबर होनी चाहिए। पैट्रिक ड्रैगन ओरेकल एक लौकिक युद्ध तकनीक जो वातावरण से सभी 6 तत्वों सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और बिजली को जबरन सक्रिय करती है। उन्हें मुंह में संघनित और लगातार संपीड़ित करके एक चरम असंतुलन पैदा करती है, जिससे एक प्रचंड ड्रैगन श्वास निकलती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। जैसे ही वान तीन चुपचाप खुशी मना रहा था, उसके आसपास पड़े याव जानवरों के शवों ने पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला के एक नियमित आगंतुक बर्फीले मैदान के भेड़ियों को आकर्षित किया। आइसफील्ड वुल्फ उन याव राक्षसों में से एक है जिनसे पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले दानव आत्मावादी डरते हैं। अधिकांश आइसफील्ड वुल्फ रजत श्रेणी की साधना करते हैं और कभी अकेले कार्य नहीं करते। बर्फीले वातावरण में वे बर्फ के तत्वों को अवशोषित करके अपनी शक्ति को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकते हैं। अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता के कारण उनसे निपटना बेहद मुश्किल होता है। आइसफील्ड वुल्फ के एक झुंड को अपने ऊपर हमला करते देख वान तीन का चेहरा गंभीर हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार था और अगर हालात बिगड़ते तो वह टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करके भाग जाता। टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल उन जीवन रक्षक हथियारों में से एक था जो उसने सिस्टम से प्राप्त किए थे। स्वर्गीय पंखों वाली तीरों की वर्षा। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, आकाश में तीरों की ऐसी वर्षा हुई जिसने सूर्य को ढक लिया और आसपास के बर्फीले मैदान के भेड़ियों को पीछे धकेल दिया। वान तीन ने आवाज की दिशा में देखा और अपने रक्षक को देखा। वो सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसका साधारण व्यक्तित्व वान तीन को राशि और दबाव का हल्का सा आभास करा रहा था। उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर तक एक निर्मल वातावरण छाया हुआ था, जिससे वान तीन कांप उठा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वान तीन ने तुरंत अपनी याददाश्त खंगाली और उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया। हिमपवन प्रकार की साधना तकनीक, स्वर्गीय पंख, पवित्र पक्षी दानव आत्मा और पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला में प्रकट होना। केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है हिमपवन परिवार का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, महिमानगर के संरक्षकों में से एक महान पदस्थ व्यक्ति, दानव आत्मावादी दादा यमो। वान तीन दादा यमो को परख रहा था, वही दादा यमो भी वान तीन को देख रहे थे। दादा यमो की पार्थिव दृष्टि से उन्होंने वान तीन की साधना का स्तर तुरंत भांप लिया। तीसरे सितारा रजत श्रेणी। उनकी उम्र उनकी पोती येजियों के बराबर लग रही थी। इसके अलावा उनके सभी अनमोल उपकरण पौराणिक श्रेणी के थे, जिन्हें देखकर दादा यमो को भी थोड़ी ईर्ष्या हुई। हालांकि ईर्ष्या की बात थी, एक बुजुर्ग होने के नाते वे किसी के खजाने के लिए उसकी हत्या नहीं करेंगे। और तो और चूंकि यह छोटा लड़का संभवतः ग्लोरी सिटी में पला बड़ा एक प्रतिभाशाली शिष्य था, इसलिए दादा यमो का ऐसा करने का इरादा और भी कम था। ये सोचते हुए दादा यमो ने अपनी दानवी शक्ति को सक्रिय किया और वान तीन की ओर उड़ गए। जब वे वान तीन के सामने प्रकट हुए और चारों ओर तबाही, अपने पीछे विशाल गड्ढा और हवा में मंडराते बर्फीले विशालकाय बानर की आभा को देखा, तो दादा यमो के मन में एक भयानक संदेह उत्पन्न हुआ। यद्यपि यह कुछ हद तक कटपटा लग रहा था, दादा यमो को विश्वास था कि उन्हें जल्दी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 8 दादा यमो की अनुकूल धारणा। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? दादा यमो का सामना करते हुए वान तीन ने सतर्कता से भरा चेहरा बना लिया। उनके अपने कौशल बेजोड़ थे। मेरे प्यारे दोस्त, डरो मत। इस बुरे आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम्हें बचाना तो बस एक छोटा सा प्रयास था। मेरा नाम दादा यमो है और मैं ग्लोरी सिटी से आया हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कहां से हो? दादा यमो ने वान तीन के बारे में जानने की कोशिश करते हुए अपना परिचय दिया। मेरी जान बचाने के लिए सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। वान तीन ने सच्चे आभार के साथ दादा यमो को झुककर प्रणाम किया। ये दिखावा नहीं था, हालांकि उसका इरादा खलनायक बनने का था, लेकिन वह अपने एहसानों और शिकायतों के बारे में हमेशा स्पष्ट रहा था। उसने नीली को केवल सिस्टम की वजह से निशाना बनाया था। एक विनम्र छोटा लड़का जिसमें साधारण प्रतिभा है, साथ ही उसकी पृष्ठभूमि और खजाने भी शायद साधारण नहीं है। ये दादा यमो की वान तीन के बारे में पहली धारणा थी। जूनियर वान तीन है जो ग्लोरी सिटी के वान परिवार से है।
सीनियर ये ने मेरी जान बचाई थी, ये जूनियर भविष्य में आपका एहसान जरूर चुकाएगा। ये कहते हुए उसने अपना पहचान चिन्ह उतारकर दादा इमो को सौंप दिया। मैं समझ गया, वान परिवार है। दादा इमो ने टोकन उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। वास्तव में उसमें कोई खराबी नहीं थी। हालांकि दादा इमो को वानतेन पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि टोकन जाली हो सकते थे। इसलिए दादा इमो ने उसे एक बार फिर परखने का फैसला किया। तो तुम मूल वान के पोते हो, सचमुच। नायक तो युवाओं में से ही निकलते हैं। सीनियर ये आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। भला ये जूनियर आपके सामने कैसे टिक सकता है? और इस तरह दोनों ने शिष्टाचार कुछ खोखली बातें की। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद दादा इमो ने अपनी पूछताछ शुरू की। युवा मित्रवान, क्या तुम्हें चोट लगी है? वरिष्ठ की नजरें वाकई तेज हैं। दादा इमो के पूछने पर वानतेन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा है तो आपकी चोटों को टाला नहीं जा सकता। क्यों ना मैं आपके रक्षक के रूप में आपके शीघ्र स्वस्थ होने तक आपका साथ दूं। ये कहते हुए दादा इमो ने वानतेन के लिए अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से कई औषधीय गोलियां भी निकाल ली। वानतेन ने दादा इमो के साथ औपचारिकता निभाने की बजाय एक खुली जगह ढूंढी, बैठ गया और अपने घावों को भरने के लिए हॉर्नमैन कला का अभ्यास करने लगा, जबकि दादा इमो उसके रक्षक के रूप में उसके पास खड़े रहे। दादा इमो ने वानतेन से हॉर्नमैन कला की आभा महसूस की और आश्वस्त हो गए, वह वास्तव में वान परिवार से थे। नोट, वान परिवार की साधना तकनीक नायक की तकनीक के समान ही है, लेकिन हॉर्नमैन कला का ये संस्करण सिस्टम द्वारा कमजोर कर दिया गया है। कृपया इसे नायक की हॉर्नमैन कला से भ्रमित न करें। वानतेन की पहचान की पुष्टि करने के बाद दादा इमो ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके नगर प्रमुख येसो को वानतेन की स्थिति के बारे में सूचित किया। उनके गंभीर चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। ग्लोरी सिटी में वानतेन जैसे जूनियर को देखकर उन्हें भविष्य के लिए आशा की किरण दिखाई दी। आधे घंटे बाद वानतेन साधना से जाग उठा। इस लड़ाई का लाभ उठाते हुए वानतेन की साधना में काफी सुधार हुआ था और वह रजत चतुर्थ सितारा स्तर तक पहुंच गया था। दादा इमो ने स्वाभाविक रूप से पास में हलचल देखी। वानतेन की प्रतिभा देखकर वे एक बार फिर चकित रह गए। वानतेन के लिए सामने खड़े दादा इमो किसी खजाने से कम नहीं थे। उनका युद्ध अनुभव, साधना की समझ और उपयोग का ज्ञान, ये सभी चीजें उनके लिए इस समय आवश्यक थी। तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? तुम्हारी चोटें कैसी हैं? दादा इमो की आवाज गूंज उठी। वे सभी ठीक हो गए हैं और मेरी साधना में भी सुधार हुआ है। इस कनिष्ठ की देखभाल करने के लिए वरिष्ठ का बहुत बहुत धन्यवाद। वानतेन ने कहा और दोबारा प्रणाम करने ही वाला था कि दादा इमो ने उसे रोक दिया। तुम तो अभी बहुत विनम्र हो, असाधारण प्रतिभा और विनम्र शिष्ट स्वभाव के साथ मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी है और अब तक मैंने जितने भी जूनियर देखे हैं उनमें तुम सबसे उत्कृष्ट हो। दादा इमो ने वानतेन की प्रशंसा की। आज उसने यह बात न जाने कितनी बार कही थी, शायद दादा इमो को भी याद नहीं होगा। आज वानतेन से मिलने के बाद से वह लगातार उन्हें आश्चर्य दे रहा था। वानतेन के साथ रहने से दादा इमो को ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक जवान हो गए हों। इस समय दादा इमो के मन में वानतेन के प्रति काफी सकारात्मक भाव थे। वानतेन के शरीर में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद दादा इमो और वानतेन साथ-साथ घर की ओर चल पड़े। साधना के स्तर निम्न से उच्च क्रम में कांस्य, रजत, स्वर्ण, काला स्वर्ण, पौराणिक। प्रत्येक प्रमुख स्तर 5 लघु स्तरों में विभाजित है। बेशक आगे और भी स्तर होंगे जिनका उल्लेख हम उन तक पहुंचने पर करेंगे। अध्याय 9, कानून की शक्ति। पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला में विंस नो रिज पर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवक एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों युद्ध की मुद्रा अपनाई हुई थी और एक दूसरे से बचाव कर रहे थे। युवक ने पहले हमला किया और तेजी से बूढ़े पर वार किए। शांत और संयमित बूढ़े ने युवक को चुनौती दी। उसकी सारी ऊर्जा खत्म करके एक ही बार में जीत हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बल पर युवक ने एक कथक मशीन की तरह बूढ़े पर लगातार हमले किए। शायद वो जवानी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन युवक लगातार हमलों के आगे पीछे हटता रहा और अंत में युवक के एक मौके का फायदा उठाकर एक ही बार में बाल हार गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि दादा इमो और वानतेन थे। वरिष्ठ दादाजी इमो, आपने मुझे जीतने दिया। वानतेन ने खुशी से कहा और दादाजी इमो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाना नहीं भूला। लॉर्ड वान, तुम तो सचमुच एक राक्षस हो। ये बूढ़ा आदमी सचमुच तुम्हारा दिमाग खोलकर देखना चाहता है कि यह कैसे विकसित हुआ। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आह, सच में जो शिष्य अच्छी तरह सीखता है वो गुरु को भूखा रखता है। मुझे तो अब इस बात का पछतावा होने लगा है। समान स्तर की लड़ाई में तुम इस बूढ़े आदमी से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। दादा इमो ने वानतेन को चिढ़ाया। मैं ऐसी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस जूनियर को अभी भी उस सीनियर का शुक्रिया अदा करना है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है। आप अभी भी मजबूत और ऊर्जावान हैं और यह जूनियर अभी भी आपके पेट की छांव का आनंद लेना चाहता है। वानतेन ने जल्दी से माफी मांगी और दादा इमो के पास बढ़कर उनके कंधे और पीठ की मालिश करने लगा। ठीक है, तुम्हें तो बस मीठी मीठी बातें करना आता है। ये बूढ़ा आदमी इतना तुच्छ नहीं है। दादा इमो ने हल्की सी मुस्कान दी। पिछले कुछ दिनों से वानतेन दादा इमो के साथ रहकर युद्ध कला, मंत्रोच्चार की तकनीक और यहाँ तक कि साहित्य और इतिहास भी सीख रहा था। दादा इमो ने उसे हर संभव ज्ञान दिया। वानतेन को समान स्तर पर उसे हराते देख दादा इमो को भी गर्व का अनुभव हुआ। यही वह शिष्य था जिसे उन्होंने प्रशिक्षित किया था। वानतेन भी दादा इमो को इस संसार में अपना परिवार मानता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया गया। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान मिले अंतरालों का लाभ उठाते हुए वानतेन ने स्थायी दानवात्मक ग्रंथ में महारत हासिल कर ली और दिव्य दानव शरीर की 10 गुना बोध क्षमता की सहायता से उसने लगातार उसमें निहित ज्ञान का अध्ययन किया। यही कारण था कि इतने कम समय में दादा इमो ने अफसोस जताया कि सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वरिष्ठ पवन हिल पर्वतमाला को पार करने के बाद हम जल्द ही ग्लोरी सिटी पहुंच जाएंगे। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? वानतेन ने अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त करते हुए पूछा। क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? दादा इमो ने झुंझलाते हुए कहा। चलो मेरे पीछे पीछे पहाड़ की चोटी पर चलो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें एक अवसर देगा। तुम उसे भुना पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। वरिष्ठ, मेरा इंतजार कीजिए। वानतेन ने दादा इमो के पीछे पीछे जल्दी से चलते हुए कहा। बस इसी तरह दोनों एक के बाद एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लॉर्ड वान, इधर मेरे पास आओ। शांत हो जाओ और इसे महसूस करो। ये वायु और हिम के नियम का अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। मेरे अनुमान के अनुसार महानतम स्तर प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नियम की शक्ति का उपयोग करके अभ्यास कर सकते हैं। तुम्हें पहले से इसका अनुभव कराना तुम्हारे लिए बाद में बहुत लाभकारी होगा। साथ ही ये बुजुर्ग तुम्हें ये भी बताना चाहता है कि महानतम स्तर ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तुम्हें अभ्यास में निरंतर प्रयास करना चाहिए। वानतेन ने दादा इमो की बातों से सहमति जताई। साधना धारा के विपरीत नाव चलाने के समान है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। व्यक्ति को हमेशा विनम्र हृदय बनाए रखना चाहिए। वानतेन के लिए विधि की शक्ति को समझना कोई आसान काम नहीं था। मूल ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वानतेन स्वाभाविक रूप से समझ गए कि विधि की शक्ति वास्तव में कुछ शिलालेखों से बनी है। यह नील का मूल सिद्धांत था। वानतेन की वर्तमान शिलालेख कला जो नील से कम नहीं थी, के बल पर विधि को पूरी तरह से समझ सकते थे। उसने वही किया जो उसने सोचा था। वानतेन ने अपने मन को शांत किया और अनुमान लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे-धीरे उसकी हथेली पर अग्नि का एक हल्का सा नियम प्रकट हुआ। अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वानतेन ने फिर वायु और हिम के नियम का अनुमान लगाया। अगर बूढ़े दादा इमो के हतोत्साहित होने का डर न होता तो वानतेन बिना किसी प्रयास के अन्य नियमों का पता लगा सकता था। वरिष्ठ, यह अच्छा नहीं है, ये बहुत सरल है। वानतेन ने घमंड से कहा और दादा इमो के सामने अपने नियम और वायु एवं हिम को संक्षेप में प्रदर्शित करना नहीं भूला। बेटा, नौजवानों को ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, दादा इमो ने कहा। अगर तुम घमंडी नहीं हो तो क्या तुम्हें अभी भी युवा कहा जा सकता है? इस बार वानतेन ने दादा इमो को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। दादा इमो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन वानतेन के हाथों में समाहित विधि की शक्ति को देखकर वे पल भर में अवाक रह गए। आह, विदूषक तो असल में मैं ही हूँ, दादा इमो ने मन ही मन सोच जताया। अपना संयम बनाए रखने के लिए दादा इमो ने अपना चेहरा सीधा कर लिया। चलो बदमाश, वापस ग्लोरी सिटी चलते हैं। बोलने के बाद उसने लाल पंखों वाले पक्षी को बुलाया और ग्लोरी सिटी की दिशा में उड़ गया। अध्याय 10, शर्तें। रात भर की लंबी पैदल यात्रा के बाद दादा इमो और वानतेन ग्लोरी सिटी पहुंचे। ग्लोरी सिटी आशा का प्रतीक है। अंधकार युग के बाद मानव जाति द्वारा संरक्षित यह सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहर था। नीति के पिछले जीवन की मूल कहानी में ग्लोरी सिटी करोड़ों राक्षसों के प्रकोप से नष्ट हो गया था। अपने सामने इस जीवन शहर को देखकर वानतेन ने प्रतिज्ञा की, मैं यहाँ हूं और मैं उस त्रासदी को कभी दोहराने नहीं दूंगा। वानतेन के विचार कहीं भटक रहे थे, तभी एक आवाज ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। क्या सोच रहे हो? हम शहर में प्रवेश करने ही वाले हैं, दादा इमो ने उसे याद दिलाया। वानतेन को आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वे शहर के द्वार में दाखिल हुए, दादा इमो ने उसे एक छोटी चूंटी की तरफ पकड़ लिया और सीधे नगर स्वामी के महल की ओर उड़ गए। वानतेन की कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे नगर स्वामी येसो को बिना आगाह किए गुप्त कमरे में प्रवेश कर चुके थे। ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? वानतेन पूरी तरह से हैरान था। बताओ क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी कानून की शक्ति को कैसे समझ पाए? क्या बात है सीनियर, आप जानना चाहते हैं? वानतेन ने समझदारी से पूछा। बिल्कुल, अगर मैं कानून की शक्ति को बेहतर ढंग से समझ सकूं तो मैं ग्लोरी सिटी की बेहतर रक्षा कर सकूंगा, दादा इमो ने उत्तर दिया। दरअसल मैंने पाया है कि विधि की शक्ति का सार कुछ शिलालेखों में निहित है। हमारे रिश्ते को देखते हुए महोदय, मुझे आपको यह विधि सिखाने में बहुत खुशी होगी। हालांकि महोदय को एक शर्त माननी होगी। वानतेन ने अंत में अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखाई। हालात चाहे जो भी हो, जब तक नगर स्वामी का महल मौजूद है आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं। ये बूढ़ा आदमी तो वाकई उदार है ना? मुझे अपनी हालत बताओ, जल्दी मत करो, पहले मैं तुम्हें विधि की शक्ति सिखाता हूं। देखो, अग्नि विधि का शिलालेख किस प्रकार होना चाहिए और वायु एवं हिम विधि का। एक एक करके शिलालेख दादा इमो के सामने प्रदर्शित किए गए। दादा इमो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। विधि की शक्ति के शिलालेखों से परिचित होने के बाद उनकी साधना में तीव्र वृद्धि हुई। बच्चे, अपनी हालत बताओ। ये बूढ़ा आदमी अपनी बात का पक्का है, मैं कुछ भी मान लूंगा। दादा इमो ने अपनी साधना शक्ति बढ़ने के बाद हाथ हिलाते हुए दबंग लहजे में कहा। वरिष्ठ, मेरी शर्त बहुत सीधी सादी है। मुझे आपकी पोती चाहिए, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। दादा इमो ने उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखा और वानतेन के सिर पर जोर से एक थप्पड़ मारा। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। तुम तो किताब के पन्ने पलटने से भी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हो। वानतेन ने बदल में बुदबुदाते हुए कहा, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। दादा इमो की सुनने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वानतेन की बड़बड़ाहट सुनकर वे और भी क्रोधित हो गए। ये अपने परिवार की पत्ता को भी उखाड़ना चाहता है और उसे अपनी राय रखने की भी इजाजत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी आज तुम्हें सबक सिखाएगा।
दादा यमो ने वानतेन को थप्पड़ मारकर उसकी आत्मशक्ति को जकड़ लिया, फिर उसे पकड़कर उल्टा लगा दिया। वानतेन के कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी जब दादा यमो ने वानतेन के नितंबों पर जोरदार प्रहार किया। अरे बूढ़े बदमाश, एक विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। तुम मेरे नितंबों पर क्यों मार रहे हो? गुस्से में वानतेन ने उसे वरिष्ठ तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ज़ियुन मेरी पोती है। मेरी पोती पर बुरी नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बूढ़ा तुम्हें सबक सिखाएगा। इतना कहते हुए दादा यमो ने ज़ियुन को कुछ और थप्पड़ मारे। तुम अपना वादा नहीं निभा रहे हो, वानतेन ने फिर से कहा। तो क्या हुआ अगर मैं अपना वादा पूरा न करूं? यह मेरा इलाका है, चाहे तुम बाघ ही क्यों न हो, मेरे सामने झुकोगे, चाहे तुम अजगर ही क्यों न हो, मेरे सामने कुंडली मारोगे। दादा यमो जैसे-जैसे मारते गए, उनका जोश बढ़ता गया। अंततः नगर प्रमुख के महल में मौजूद सभी लोगों के सामने वानतेन लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। बूढ़े बच्चे, मैं अपना बदला देर सवेर जरूर लूंगा। छी, उसने कितनी जोर से मारा, बस देखते रहो, बाघ का कट बेटी चुकाएगी। बूढ़े बच्चे, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अपनी यादों के सहारे वानतेन नगर प्रमुख के महल के बगल वाले एक आंगन में पहुंचा। ये वान परिवार का निवास स्थान था। जैसे ही वह अंदर आया, तीन सभी लेजेंड के वहां पहुंच गए। दानव आत्मावादियों ने उसे उत्सुकता से देखा। ग्रैंड ने तो उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा भी किया, जबकि बाकी लोगों के चेहरे पर हम समझ गए कि भाव थे, जिससे वानतेन का चेहरा काली लकीरों से ढक गया। दूसरी ओर स्नोविन परिवार के उच्च स्तरीय सदस्य एक साथ एकत्रित हुए और वानतेन द्वारा प्रस्तावित शर्त के संबंध में ग्रामांतरण चर्चा शुरू कर दी। अध्याय 11 कुत्ते की तरह।